सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत जिज्ञासा के अर्थशास्त्र अध्ययन के इस भाग में। तो हमने 14 प्रकरण विनयाधिकारी के अभी तक अध्ययन कर लिए हैं। आज के इस भाग में हम 15वें प्रकरण का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है निशांत प्रणिधि। तो इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे हम इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए इस भाग को प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अपने सामान्य जीवन में जब भी हम किसी राजभवन का या प्रधानमंत्री भवन का या राष्ट्रपति भवन का हम दौरा करते हैं, उसको देखते हैं, उसके चलचित्र को देखते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि उनका निर्माण सामान्य भवनों से बिल्कुल अलग किया जाता है। प्राचीन काल में भी राजा को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ही राजभवन का निर्माण करना होता था। उसमें अनेक प्रकार की सुरंगें होती थी, चारों प्रकार से उसमें जो उसका चारों तरफ का परिदृश्य है उसमें खाई होती थी, लंबी लंबी दीवारें होती थी। तो वह सभी क्यों किया जाता था? क्योंकि राजा की सुरक्षा अच्छे से की जा सके या राजा की सुरक्षा के साधनों को प्रशस्त किया जा सके। तो वही बात कौटिल्य अर्थशास्त्र के विनयाधिकारी जो पहला अधिकरण है उसके 15वें प्रकरण में की गई है, जिसका नाम है निशांत प्रणिधि। तो यहाँ पर निशांत से अभिप्राय है राजभवन। तो राजभवन के निर्माण आदि विषयों को इस प्रकरण में कौटिल्य ने रखा है और उसके प्रति राजा के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं उसको कौटिल्य ने इस भाग में निरूपित किया है। तो राजभवन का निर्माण राजा की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाना चाहिए। उसमें यदि अग्नि का भय हो, विष का भय हो या अन्य शत्रु देश के जो राजा हैं उसके आक्रमण का भय हो, तो ऐसी स्थिति में या जो कभी आपातकालीन स्थिति हो, ऐसी स्थितियों में राजा को किस तरह से अपने राजभवन का निर्माण करना है, कैसे भवन में रहना है, इन सभी बातों को कौटिल्य ने इस भाग में रखा है, जो कि पहले अधिकरण का 19वां अध्याय है। तो कह रहे हैं वास्तुक प्रशस्ते देशे सप्राकार परिखा द्वार मनेक कक्षा परिगतम अंतःपुरं कारयेत। वास्तुक प्रशस्ते यानी कि वास्तु विद्या के जो विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें हम आज के परिदृश्य से बात करें इंजीनियर कहा जाता है। तो वास्तु विद्या विशेषज्ञ जिस स्थल को उचित बतलाते हैं, उसी स्थान पर ऐसे अंतःपुर का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके चारों ओर लंबी लंबी दीवारें हो, खाई हो और जिसमें अनेक कक्षाएं हो या जिसे हम परिक्रमाएं कहते हैं। ऐसे अंतःपुर में राजा को निवास करना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है? जिसको वास्तु विद्या के विशेषज्ञ उचित बताते हो, वहाँ पर ऐसे भवन का निर्माण करो जहाँ पर जिसके चारों ओर क्या हो, दीवारें हो, लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हो, जैसा कि हम राजभवनों को अक्सर देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को देखते हैं, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हो और उसके आसपास चारों ओर खाई हो और अनेक कक्षाओं जिसे हम परिक्रमाएं कहते हैं उससे वह युक्त हो। ऐसे अंतःपुर में राजा को वास करना चाहिए। कोश गृह विधाने नवा वासगृहम। तो वह यहाँ पर विकल्पात्मक सूचक है, यानी कि विकल्प या तो ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो। तो यहाँ पर बहुत सारे उपाय रख रहे हैं। तो जिस तरह से कोश गृह का निर्माण किया जाता है, उस विधि से ही राजा को अपने वास गृह का निर्माण किया जाना चाहिए। तो कोषागार या आधुनिक काल में भी जहाँ पर हम बैंक देखते हैं, तो बैंक में जहाँ पर पैसा रखा जाता है वह स्थान पूरी तरह से लॉक सिस्टम से युक्त होता है। या प्राचीन काल में जहाँ पर कोषागार बनाया जाता था, वित्त गृह बनाया जाता था, उसका निर्माण पूरी तरह से सुरक्षा को देखकर किया जाता था। अनेक प्रकार के उसमें लॉक सिस्टम होते थे, अनेक प्रकार की उसमें सुरक्षाओं के इंतजामात किए जाते थे। उसी प्रकार वासगृह का निर्माण राजा को भी अपने लिए करना चाहिए। या अन्य उपाय क्या है? गूढ़ भृत्य संचारम मोहन गृहम तन मध्य व वासगृहम। जिसमें लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हो या जिसमें आने जाने के जो रास्ते हैं उसका ज्ञान किसी को ना हो सके, ऐसे किसी मोहन गृह का, जिसे हम भूल भुलैया कहते हैं, ऐसे मोहन गृह में राजा को अपना वासगृह बनाना चाहिए या उसमें राजा को वास करना चाहिए। या अन्य उपाय क्या है? भूमि गृहम व सन्न काष्ठ चैत्य देवता पिधान द्वार मनेक सुरंगा संचारम प्रासादम व गूढ़ भित्ति सोपानम। या ऐसे घर का निर्माण करना चाहिए जिसे हम अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन कहते हैं, भूमि गृह कहते हैं, यानी कि भूमि को खुदवाकर उसमें घर बनाना चाहिए और उस भूमि घर के जो द्वार हैं उस पर किसी भी समीपस्थ देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए और उसमें आने जाने के लिए क्या होनी चाहिए?
गुप्त सुरंगें निहित हो ऐसे राजभवन का, ऐसे किसी वासगृह का निर्माण राजा को करना चाहिए। तो पहला उपाय था कोषगृह विधानेन, तीसरा था मोहन गृहम, दूसरा था और तीसरा क्या है, भूमि गृहम, यानी कि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो, उस भूमि को खुदवाकर उसमें वासगृह बनाएं। और कैसा बनाना चाहिए, उसके जो द्वार है उस पर किसी समीपस्थ देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए, और उसमें आने जाने के रास्ते कैसे होने चाहिए, सुरंगनुमा होने चाहिए। आगे कह रहे हैं प्रासादम व गूढ़ भित्ति सोपानम, या ऐसे वासगृह का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके दीवारों के भीतर ही गुह्य मार्ग हो, यानी कि जिसकी दीवारें जो उसकी है उसमें से ही एक गुप्त रास्ता हो जहाँ से राजा आ जा सके, उस दीवार का पता किसी को ना हो कहाँ वह द्वार है, भित्ति के अंदर ही कोई गेट लगाकर जो पूरी तरह से दिखे ना, पूरी तरह से गुप्त हो। अन्य उपाय क्या है, सुवीर स्तंभ प्रवेशापसारम व वासगृहम यंत्रबद्ध तलावपातम कारयेत आपत प्रतीकारार्थम, या अन्य क्या उपाय हैं, तो पीत खंभों से युक्त आने जाने तथा उतरने चढ़ने का जिसमें मार्ग हो, ऐसे किसी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। या आपातकालीन स्थिति में, जब कोई आपातकालीन आ जाए, कोई राजा, शत्रु राजा उस पर आक्रमण इत्यादि करे, उस स्थिति में तो आपातकालीन स्थिति निवारण हेतु यंत्रों के आधार पर ऐसे वासगृह को बनाया जाना चाहिए जिसको इच्छा अनुसार इधर उधर किया जा सके या ऊपर नीचे हटाया जा सके। ऐसे किसी वासगृह का निर्माण यंत्रों के आधार पर किया जाना चाहिए। या आपत प्रतिकारार्थम आपदीवा कारयेत, या ऐसे घर का निर्माण तभी करो जब कोई आपातकालीन स्थिति उपस्थित हो, तभी ऐसे भवन का निर्माण किया जाए। सामान्य तौर पर वह जहाँ रहता है वहीं रहे, परंतु जब कोई आपातकालीन स्थिति हो तभी यंत्रबद्ध तल, यानी कि यंत्रों से बंधा हुआ जो वासगृह है जिसको वह ऊपर नीचे कर सके या इधर उधर हटा सके, ऐसे किसी वासगृह को आपातकालीन स्थिति के निवारण हेतु बनाया जाना चाहिए। या आपदीवा कार्य, तो वह विकल्पात्मक है, या जब आपातकालीन स्थिति ही आ जाए तभी ऐसे वासगृह का निर्माण राजा को करना चाहिए। तो वाह करके और यहाँ पर विकल्प आ रहे हैं, अतोन्यथा वा विकल्पयेत सहाध्यायी भयात, यदि राजा को यह आशंका हो कि उसके ही समान उसका जो शत्रु कोई राजा है वह भी नीति शास्त्र से निपुण है, वास्तुशास्त्र का वह ज्ञान रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन करने चाहिए। यानी कि यदि राजा को ऐसा लगता हो कि उसका जो शत्रु है वह भी नीति शास्त्र को जानता है, वास्तुशास्त्र को जानता है, और गुह्य भवन निर्माण संबंधित जो रहस्य हैं, जो जिस तरह से मैंने गुप्त अपने भवन को बनाया है उसको वह अच्छे से जानता है, तो उस स्थिति में अपनी बुद्धि के अनुसार उस भवन में राजा को परिवर्तन करने चाहिए। तो अब यहाँ से जो भाग आगे का प्रारंभ हो रहा है उसमें अग्नि के निवारण हेतु यदि कोई उस भवन में आग लगा दे या आग ना लगे, इसके लिए कौन कौन से उपाय होते हैं उसके बारे में यहाँ पर कौटिल्य बात कर रहे हैं। तो मानुषेण अग्निना त्रिरपसव्यम परिगतमंतःपुरमग्निरन्यो न दहति, यानी कि मनुष्य की हड्डियों में बांस को रगड़ने से पैदा होने वाली आग के द्वारा अंतःपुर का स्पर्श यदि अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ साथ बाईं ओर से 3 परिक्रमाओं को करते हुए कराया जाता है तो उस अंतःपुर को आग जला नहीं सकती। तो यहाँ पर कोई प्राचीन उपाय है उसको यहाँ पर कौटिल्य रख रहे हैं। यदि मनुष्य मर जाता है, उसकी हड्डियाँ जो शेष रहती है, उन हड्डियों को यदि बांस उसमें रगड़ने से जो आग पैदा होती है उसका स्पर्श अंतःपुर को करवाया जाए। कैसे करवाया जाए? अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ, और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, बाईं ओर से 3 परिक्रमाएं करवाई जाए तो ऐसे अंतःपुर में आग प्रवेश नहीं करती या ऐसे अंतःपुर को आग जला नहीं सकती। तो यहाँ पर एक उपाय इन्होंने रखा है, या न चात्रान्यो अग्निर्ज्वलति, तथा ऐसे अंतःपुर में और कोई आग जला भी नहीं सकती। कहने का अभिप्राय है यदि राजा खुद भी चाहे उसमें आग लगाना, तो यदि मनुष्य की जो हड्डी है
उसको बांस में रगड़ा जाए, उससे जो अग्नि निकलेगी उसका स्पर्श यदि अंतःपुर में करवाया जाता है। कैसे करवाना है? अथर्ववेद के कोई मंत्र विधान है उसके साथ साथ, और बाईं ओर से उसमें 3 परिक्रमाएं भी करनी है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उसमें कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती, और यदि राजा खुद भी चाहे उसमें अग्नि का प्रवेश करवाने की तो वह भी उसमें अग्नि का प्रवेश नहीं करवा सकता, उसमें अग्नि का वास नहीं हो सकता। तो यह उपाय इन्होंने रखा है। या अन्य उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, जीवंती श्वेता मुष्कक पुष्पवंता काभिरक्षीवे जातस्य अश्वत्थस्य प्रतानेन व गुप्तम सर्पा विषाणी व न प्रसहन्ते। तो अब सर्प विष का यदि राजा को भय हो तो उस स्थिति में क्या करना है? तो कह रहे हैं गिलोय, जीवंती यानी कि जिसे हम गिलोय कहते हैं, श्वेत यानी कि शंख पुष्पी जिसे हम कहते हैं, काली पांडरी जिसे हम मुष्कक कहते हैं, और करोंदे के वृक्ष में लगे हुए जो बंदे हैं उसकी माला आदि के लगाने से रक्षित हुआ जो राजभवन है, या सहीजन या जिसे हम सैजन कहते हैं, उसके वृक्ष के ऊपर उत्पन्न जो पीपल के पत्तों की माला है उसको लगाने से रक्षित अंतःपुर में सर्प तथा अन्य विषयों का प्रभाव विफल हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक और उपाय बताया है, किसके लिए? सर्प विष के लिए। तो कह रहे हैं कि यदि गिलोय जो जिसे हम कहते हैं, गिलोय, शंख पुष्पी या काली पांडरी या जिसे हम मुष्कक कहते हैं, या सहीजन या सैजन के वृक्ष के ऊपर जो उत्पन्न अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ यानी कि जो पीपल का वृक्ष है, उसकी माला से रक्षित अंतःपुर में चारों ओर से उसमें इन सभी की माला यदि लगाई जाए तो उसमें सर्प तथा अन्य विषयों का प्रभाव क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। आगे कह रहे हैं, मार्जार मयूर नकुल पृषतोत्सर्गः सर्पान भक्षयति। मार्जार यानी कि बिल्ली, मयूर मोर, नकुल यानी कि नेवला, और पृषतोत्सर्गः और जो मृग आदि हैं वह भी सर्पों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। तो उनको भी यदि आसपास रखा जाए तो सर्प का भय राजा को नहीं होगा। या शुकः शारिका भृंगराजो वा सर्प विषशंकायाम क्रोशति। और तोता, शुकः यानी कि तोता, शारिका यानी कि मैना, और भृंगराजो जो बड़ा भंवरा होता है, ये अन्न आदि में यदि विष की शंका होती है, सर्प के विष की शंका होती है, तो वह चिल्लाने लगते हैं, शब्द करने लगते हैं। तो यहाँ पर यदि सर्प का भय हो तो उसमें बिल्ली, मयूर या नेवला या जो मृग है वह सभी क्या करते हैं? सर्पों का भक्षण करते हैं, उनको रखा जाए। या शुकः तोता, मैना या जो बड़ा भंवरा है वह सर्प विष की आशंका होने पर क्या करने लगते हैं? क्रोश करने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं। क्रौचो विषाभ्यासे मादयति। क्रौच यानी कि जो क्रोच पक्षी होता है वह विष के समीप होने पर विह्वल हो जाते हैं। तो क्रोच पक्षी विष के शंका होने पर क्या होने लगते हैं? विह्वल होने लगते हैं, उनका रवैया सामान्य से अलग होने लगता है। ग्लायति जीवकः। जीवक यानी कि चकोर के समान आकृति वाला जो पक्षी होता है वह पक्षी विष को देखकर क्या हो जाता है? ग्लायति यानी कि वह विष को देखकर मुरझा जाता है, उसकी स्थिति में थोड़ी शिथिलता आ जाती है। मरियते मत्त कोकिलः। और जो कोयल होती है वह विष को देखकर या विष के आसपास होने पर मर जाती है। चकोरस्या क्षीणी विरज्यते। जो चकोर नाम का पक्षी होता है उसकी आंखें विष को देखकर रक्तवर्णीय हो जाती है। वह कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। इत्येवं अग्निविष सर्पेभ्यः प्रतिकुर्वीत। यानी कि इन सभी उपायों से राजा स्वयं को एवं अंतःपुर को अग्नि सर्प विष के भय से मुक्त करें। तो अग्नि का उपाय इन्होंने, मनुष्य की हड्डी को यदि बांस से रगड़ा जाए उससे जो अग्नि उत्पन्न होगी उसको अंतःपुर में यदि स्पर्श अथर्ववेद के मंत्रों से किया जाए और बाईं ओर से 3 परिक्रमाएं यदि उसकी करवाई जाती है तो उसमें आग नहीं जलती। तो इस तरह से आग के बारे में इन्होंने बताया। और विष के बारे में इन्होंने बताया कि जो बिल्ली या मोर या जो नकुल है
यह सभी सर्पों का भक्षण करते हैं। या शुकशारी का जो भृंगराज है वह सर्प के विष की आशंका होने पर चिल्लाने लगते हैं। क्रौंच जो है वह विष की आशंका होने पर माद्यत हो जाता है। माद्यत यानी कि वह विष की आशंका होने पर विह्वल हो जाता है। और जीव जीवक नाम का जो पक्षी है, जिसे हम चकोर के समान आकृति वाला पक्षी है, वह विष को देखकर क्या करने लगता है, गिलायत हो जाता है या वह मुरझा जाता है। और कोयल मर जाती है। चकोर की जो आंखें हैं वह लाल हो जाती है। तो इन सभी उपायों से अग्नि और विष, सर्प के जो विष है, इन सभी से राजा को अपनी रक्षा करनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, पृष्ठतः कक्षा विभागे स्त्री निवेशो गर्भव्याधि वैद्य प्रत्याख्यात संस्था वृक्षोदक स्थानम च, यानी कि पृष्ठभाग में, राजा के जो वासगृह है उसके पृष्ठभाग की ओर कक्षा विभाग में राजा को स्त्रियों के लिए जो वास, जिसे हम रनिवास कहते हैं, उसका स्थान बनाया जाना चाहिए। ऐसे क्यों किया जाना चाहिए? यदि युद्ध की संभावना होती है तो यदि स्त्रियों का, छोटे बच्चों का यदि घर आगे होगा, उनका जो रनिवास आगे होगा, तो वह उन पर आक्रमण सबसे पहले होगा, जो कि अनिष्ट एक प्रकार से माना जाता है। इसीलिए स्त्रियों का वास कहाँ पर होना चाहिए? राजा के वासगृह के पृष्ठभाग में होना चाहिए। और वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? तो उसके समीप में प्रसूता स्त्री या रुग्ण या असाध्य रोगिणी स्त्रियों के लिए अलग अलग 3 स्थान बनाने चाहिए। तो वहाँ पर जो, यदि वह गर्भिणी हो जाती है उस स्थिति में, या कोई रोग उसको हो जाता है, गंभीर रोग हो जाता है, उस स्थिति में वैद्य भी वहाँ पर होना चाहिए। असाध्य रोगों के लिए अलग अलग 3 स्थानों को बनाना चाहिए जहाँ पर वह रहें, आसपास ही वैद्य इत्यादि भी उसके रहें। तो इस तरह से घर बनाना चाहिए। और उसके स्थान पर ही सजावट कैसी हो? वृक्षोदक स्थानम च, और उसके आसपास ही छोटे छोटे उद्यान और जलाशय होने चाहिए। आगे कह रहे हैं, वही ही कन्याकुमारपुरम, और उसके बाहर की ओर राजकन्या तथा जो यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं ऐसे राजकुमारों के लिए स्थान बनाना चाहिए। तो राजा का जहाँ पर भवन होगा उसके पृष्ठभाग में रनिवास होना चाहिए। वहीं पर ही 3 स्थान होने चाहिए जहाँ पर गंभीर रोग या प्रसूता होने पर उपचार किया जा सके, ऐसे स्थानों को। और वहाँ पर कैसा होना चाहिए? छोटा कोई उद्यान वहाँ पर हो, या वहाँ पर वृक्ष इत्यादि लगे हों, और वहाँ पर जलाशय हो। ऐसे किसी वास को राजा को बनाना चाहिए। और उसके बाहर जो भाग होगा उसमें कन्याओं का, राजकन्याएं जो हैं, और जो अयौवन अवस्था में राजकुमार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका वास उसके बाहर भाग में होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, पुरस्ताद अलंकार भूमिर मंत्र भूमि उपस्थानम कुमाराध्यक्ष स्थानम च। तो राजा के निवास स्थान के जो अग्रभाग है उसकी ओर पहले शोभा के लिए अलंकार, यानी कि शोभन घास एवं पुष्पों से युक्त उद्यान हो, या शोभा से युक्त महल वहाँ पर होना चाहिए। और उसके आगे मंत्र सभा का स्थान होना चाहिए। तो मंत्र भूमि, यदि आपने हमारा मंत्रणा का विभाग देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मंत्रणा से यहाँ पर क्या अभिप्राय हैं। जहाँ पर मीटिंग हो सके ऐसे किसी मंत्र भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। बाहर के भाग में, जहाँ पे राजा का वास हो, उसके बाहर के भाग में आगे क्या होना चाहिए? पहले अलंकृत होना चाहिए। अलंकृत यानी कि वह पूरी तरह से सजावट से युक्त हो, और वहाँ पर मंत्र भूमि उपस्थानम, वहाँ पर गूढ़ मंत्रणा के लिए कोई सभागार बनाना चाहिए। और कुमाराध्यक्ष स्थानम च, और उसके आगे जो युवा राजकुमार है उनका, एवं समाहर्ता या कोषाध्यक्ष इत्यादि जो प्रधान कार्यालय हो, उनकी स्थापना वहाँ पर की जानी चाहिए। तो पृष्ठभाग में हमने बात की, स्त्रियों का वहाँ पर वास होना चाहिए। उसके ही बहिर्भाग में जो छोटे बच्चे राजकुमार हैं उनका, और जो राजकुमारियाँ हैं उनका निवास होना चाहिए। और उसके पृष्ठभाग में, यानी कि निवास के जो अग्रभाग है उसकी ओर पहले अलंकृत स्थान हो, और अलंकृत स्थान के बाद उसमें
आगे की ओर मंत्र सभा का स्थान होना चाहिए और उस राज दरबार यानी कि उस ही राज दरबार के आगे युवा राजकुमार का और जो वहाँ के अन्य विभागों के अध्यक्ष है जैसे कि कोषाध्यक्ष है उन सभी का प्रधान कार्यालय भी उसी तरफ होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कक्षांतरेषु अंतर्वशिक सैन्यम तिष्ठेत। जो अंतःपुर है उसकी कक्षाओं के बीच बीच में कंचुकी आदि और अंतःपुर के जो रक्षक हैं जो पुरुष हैं उनका वास वहाँ पर किया जाना चाहिए। तो उसके बीच बीच में जो कक्षाएं हैं उसमें कंचुकी जिसे हम कहते हैं और अंतःपुर रक्षक जिन्हें हम कहते हैं यानी कि अंदर के जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके समूह को वहाँ पर ठहराना चाहिए। अंतर्गृहगतः स्थविर स्त्री परिशुद्धाम देवीं पश्येत न कांचिद अभिगच्छेत। यानी कि अंतःपुर में जाकर राजा अपने निवास स्थान में ही भवन में किसी विश्वस्त बूढ़ी परिचारिका के साथ महारानी से मिले। यानी कि जब उसको अपनी महारानी से मिलना है तो वह अपने वास स्थान या भवन में किसी विश्वस्त जो बूढ़ी सेविका हो उसके साथ ही वहाँ पर रानी से वह मिलने जाना चाहिए। न कांचिद अभिगच्छेत, उसे अकेले कभी भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो यानी कि जब वह अपनी रानियों से या किसी रानी विशेष से मिलने जाए तो ऐसी स्थिति में राजा को गुप्त रूप से जाना है और अकेले नहीं जाना है। कोई बूढ़ी परिचारिका हो सेविका हो उसके साथ ही वहाँ पर जाना है। कभी भी राजा को अकेले ही रानी से मिलने नहीं जाना चाहिए। उसका कारण क्या है तो उसके बारे में आगे रख रहे हैं। देवी गृहे लीनो ही भ्राता भद्रसेनम जघाना। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है राजा भद्रसेन का, क्योंकि उसमें कभी कभी छल हो जाता है। यदि राजा अकेला ही जाएगा तो वहाँ पर छल की भी पहले बात सुनी गई है। जैसे कि भद्रसेन नामक एक राजा था जिसके भाई का नाम था वीरसेन। उसने राजा की रानी से मिलकर उसी के गृह में छिपकर भद्रसेन राजा को मार दिया था। यानी कि वह अपने भाई के हाथों ही मारा गया। किस कारण से? भद्रसेन की पत्नी के साथ योजना करके। इसीलिए उसे अकेले वहाँ पर रानी से मिलने नहीं जाना चाहिए। तो अगला दृष्टांत है मातुः शय्यांतर्गतश्च पुत्रः कारूषम। कारूष नाम का एक राजा हुआ, उसके पुत्र ने अपनी माता की शैया के नीचे, शैया यानी कि उसके बिस्तर या बेड के नीचे छिपकर अपने पिता कारूष नाम के राजा को मार डाला था। इसीलिए जो है राजा को अकेले रानी से मिलने नहीं जाना है। तो मातुः अभिप्राय है उस यानी कि कारूष नाम की जो पत्नी है राजा है उसकी पत्नी जो कि इस पुत्र की क्या है माता है। तो उसकी शैया के नीचे छिपकर अपने पिता की जो है हत्या कर दी थी। इसीलिए कारूष नामक राजा की तरह ना हो, इसीलिए उसे अकेले नहीं जाना है। अगला दे रहे हैं लाजान मधुनेति विषेण परियस्य देवी काशीराजम। तो अन्य राजा हुआ जिसका नाम था काशीराज, उसकी रानी ने ही स्वयं काशीराज को धान की जो खिलें होती है उसमें शहद और विष मिलाकर अपने पति की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर काशीराज का भी उदाहरण उन्होंने रखा है। काशीराज के साथ हुआ क्या था, तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसको खीलें दी, धान की जो खीलें होती है उसमें मधु के साथ कि ये मधु से युक्त खीलें हैं और उसमें ही विष को भी मिला दिया था और उसने उस पर विश्वास करके उसको खाया, जिस कारण से काशीराज की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसीलिए यह सभी ना हो, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। या अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको रख रहे हैं विषदिग्धेन नूपुरेण वैरंत्यम, यानी कि इसी के भांति विश्व में जो भुने हुए नूपुर है उसके द्वारा एक राजा था वैरंत्य, उसको मार डाला था। किसने? उसी की ही रानी ने। या मेखला मणिना सौवीरम, और उसी प्रकार विश्व में भूजी हुई करधनी की मणि, उससे सौवीर नाम का राजा मारा गया। या अन्य दृष्टांत है जालूथमादर्शेन वेण्याम गूढ़म शस्त्रं कृत्वा देवी विडूरसम जघान। या अन्य एक राजा हुआ जिसका नाम था जालूध,
तो उसके साथ क्या हुआ, शीशे के द्वारा जालूद राजा को मारा गया था, जिस कारण से अकेले नहीं जाना चाहिए। या वेण्याम गूढ़ शस्त्रं कृत्वा, या अपनी जो वेणी होती है, जो अपना जूड़ा होता है, तो अपनी जो वेणी में शस्त्र छिपाकर एक राजा था जिसका नाम था विदुरस, उसको मार डाला था। तो उसने अपनी जो वेणी थी, जूड़ा था, उसमें गूढ़ शस्त्र को छिपाया और जैसे ही वह उसके पास आया उसको मार डाला। इसीलिए यह सभी ना हो, राजा को अकेले ही रानी से या अन्य अपने संबंधियों से मिलने नहीं जाना चाहिए। तस्मादेतान्यास्पदानि परिहरेत, इसीलिए रानियों से मिलते समय राजा को इस तरह की अदृष्ट मुसीबतों से सावधान रहना चाहिए। तो यह अकस्मात हुई हुई सारी की सारी घटनाएं हैं, जिनसे क्या निर्णय निकलता है कि राजा को अकेले नहीं जाना है, किसी भी विश्वस्त व्यक्ति या परिचारिका के साथ जाकर ही राजा को मिलना चाहिए। तो कोई बूढ़ी परिचारिका का इन्होंने उदाहरण इससे पहले रखा था। आगे कह रहे हैं, मुंड जटिल कुहक प्रति संसर्ग बाह्याभिश्च दासीभिः प्रतिषेधयेत, यानी कि राजा मुंडी जटी इसी प्रकार के अन्य जो धूर्त व्यक्ति है और बाहर की दासियों के साथ रानियों के संपर्क को रोकें। तो रानियों को किन किन से सावधान रखना है, तो जो मुंडी जटी इस प्रकार के जो अन्य धूर्त व्यक्ति होते हैं और बाहर की जो दासियाँ, जो वहाँ पर आने से जिनको मना किया गया हो, ऐसी जो बाहर की दासियाँ हैं, उनके संपर्क से जो रानियाँ हैं उनको रोकना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का, धूर्त व्यक्तियों का रानियों के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। न चैनाः कुल्याः पश्येयुः अन्यत्र गर्भव्याधि संस्थाभ्याम, यानी कि रानियों के जो सगे संबंधी है उन्हें भी प्रसव या रुग्ण अवस्था के अतिरिक्त मिलने नहीं देना चाहिए। तो अन्य जो रानी के ही परिजन होंगे, उनके पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, सगे संबंधी भाई इत्यादि हो सकते हैं, तो वह कब देख पाएँ, जब वह गर्भिणी हो, गर्भावस्था हो उस काल में, या वह किसी रोग से ग्रस्त हो, उसी समय देख पाए, अन्यत्र वह उन्हें ऐसे ना मिल सके। इस तरह से यहाँ पर कौटिल्य प्रतिषेध कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, रूपा जीवाः स्नान प्रघर्ष शुद्ध शरीराः परिवर्तित वस्त्रालंकाराः पश्येयुः, यानी कि स्नान, उद्वटन इत्यादि से शरीर को पवित्र करके तथा वस्त्र व अलंकारों से सुसज्जित होकर ही वैश्या तथा अन्य रानियां राजा को देख सके। तो यदि राजा को वैश्या इत्यादि के पास जाने का शौक हो तो उस अवस्था में क्या करना है, तो ऐसी वैश्या होनी चाहिए जिसने स्नान, उद्वटन से अभिप्राय हैं जो जिसे हम साबुन कहते हैं, या जो प्राचीन काल में जो साबुन की तरह उपयोग किए जाने वाला कोई द्रव्य है, उन किसी जो वह द्रव्य है उससे शरीर को पवित्र करके और वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित होकर ही वैश्या तथा अन्य रानियों से राजा क्या कर सके, मिल सके या उनको देखे। आगे कह रहे हैं, आशीतिकाः पुरुषाः पंचाशत्काः स्त्रियो वा मातृपितृव्यंजनाः, माता या मातृपितृव्यंजनाः स्थावीरवर्षवराभ्यागारिकाश्चावरोधानां शौचाशौचं विद्युः, यानी कि अशीतिकाः 80 साल की, 80 वर्ष की अवस्था के पुरुष तथा 50 का और जो 50 वर्ष की वृद्धा स्त्रियां माता पिता की भांति रानियों के हितों का विचार करते रहें। तो कौन रानियों की सेवा करें, तो उसके लिए कह रहे हैं 80 साल के बुजुर्ग पुरुष हो या 50 साल की वृद्धा स्त्रियां हो, वही ही माता पिता के समान ही रानियों के हितों का या उनकी सुरक्षा या उनकी सेवा में वह तत्पर रहें। और अंतःपुर के अन्य वृद्ध तथा जो नपुंसक पुरुष हैं, जो अन्य जो वृद्ध जन है या नपुंसक पुरुष हैं, रानियों के चरित्र का ध्यान रखे और राजा जो उनको राजा की हित कामना में लिप्त रखे। तो रानियों के लिए यह उपदेश है कि रानियों की सेवा कौन करे, जो 80 साल के पुरुष हो, जो 50 साल की स्त्रियां हो, वह माता पिता की तरह उनकी सेवा करें। और जो अन्य वृद्ध पुरुष है
और जो अन्य क्लीब जो वहाँ पर नपुंसक पुरुष हैं वह रानियों के चरित्र का ध्यान रखे, उनको राजा की हित कामना में वह क्या करे, लिप्त रखे। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर सामान्य तौर पर क्या है कि रानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से राजा को इन व्यक्तियों से करवानी है, अन्यों से नहीं करवानी है। तो अब श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, स्वभूमौ च वसेत् सर्वः परभूमौ च संचरेत् न च बाह्येन संसर्गम कांश्चिदाभ्यंतरो व्रजेत। यानी कि अंतःपुर के सभी नौकर नौकरानियां अपने अपने स्थानों पर ही निवास करें या रहे, एक दूसरे के स्थान पर आने जाने की वह उनको अनुमति नहीं होगी। यानी कि जहाँ पर उनको वास रखा गया है वहाँ पर ही वह रहें, और अन्य जहाँ पर उनको निषेध किया गया है वहाँ पर नौकर नौकरानियाँ ना जाएं। इसी तरह अंदर का कोई भी कार्यकर्ता बाहर के मनुष्यों से ना मिल पाए। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अपने ही जगह पर रहें, दूसरों की जगह पर जाने से बचें, और बाह्य के जो व्यक्ति हैं उनको अंदर आने जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बाहर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें वहाँ पर आने जाने की अनुमति या उनके अंदर आने की अनुमति उनको नहीं देनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, सर्वं चावेक्षितं द्रव्यं निबद्धागम निर्गमम निर्गच्छेद अधिगच्छेद वा मुद्रा संक्रांत भूमिकम। और जो भी वस्तु राजभवन से बाहर जाए और जो भी वस्तु राजभवन से आए या जाए, दोनों की बात कर रहे हैं। सर्वम चावेक्षितम द्रव्यम निबद्ध आगमन निर्गमनम, यानी कि जो भी वस्तु राजभवन से बाहर जाती है या बाहर से अंदर को आती है उसका भली भांति क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, और उससे संबंध सारे तथ्य किसी रजिस्टर में लिखे जाने चाहिए। और राजभवन के बाहर और अंदर आने जाने वाली सभी वस्तुओं पर राजकीय मुद्रा का या राजकीय जो मोहर है उसका आलंबन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल रूप से इनके कहने का मतलब है कि राजभवन के अंदर जो भी वस्तुएं आती है, जो भी वस्तु राजभवन से जाती है, उनका भली भांति निरीक्षण करना चाहिए, और उसके संबंध में जितने भी तथ्य हैं, कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, सभी को किसी रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए। और राजभवन से जो भी वस्तु अंदर आएगी बाहर जाएगी सभी पर राजकीय मोहर का होना जरूरी है। तो इस प्रकार विनयाधिकारी के नामक पहले अधिकरण के निशांत प्रणिधि नामक जो 15वां प्रकरण है उसकी समाप्ति होती है, जो पहले अधिकरण का 19वां अध्याय है उसकी भी यहाँ पर समाप्ति होती है। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये भाग पसंद आया है, और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।